अगर आप बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में ऑलरेडी एक धंधा कर रहे हैं और अपना सालों का टाइम, सालों का एफर्ट और बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। आप अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में ना एक अनफेयर एडवांटेज, एक लेवरेज, एक कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट ढूंढ लो जो कि सिर्फ आपके पास और किसी और के पास ना हो, और उस एडवांटेज के दम पे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से स्केल कर सको। नॉर्मली जब भी लेवरेजेस होती है ना, 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। या तो कैपिटल की लेवरेज हो सकती है, लेबर की लेवरेज हो सकती है, और जो आजकल ज्यादा चल रही है वो मीडिया या सॉफ्टवेयर की लेवरेज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल लेवरेज की। कैपिटल लेवरेज में क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने पैसा फेंका और उसके बेस पे मेरे को लेवरेज मिल गई, यानी कोई ऐसी एडवांटेज मिल गई जो किसी और के पास नहीं है। मैंने एक फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से सेटअप करी कि बड़ी बड़ी मशीनें, ऑटोमेटिक प्लांट्स है, मेरे पास पैसा है, मैंने लगाया है। अब कोई और मेरा जो कॉम्पिटिटर है जिसके पास पैसा नहीं है, वो सेम ही प्रोडक्ट मैनुअली बना रहा होगा, छोटी छोटी मशीनों पे बना रहा होगा, वो कभी भी मेरे से टक्कर ले ही नहीं पाएगा, वो डे 1 खत्म हो जाएगा। तो ये मेरी एक कैपिटल लेवरेज होगी। या फॉर एग्जांपल क्या है, मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूँ। अब मेरे को क्या है, जो भी मेरी सेविंग्स है या जो भी मेरी अर्निंग्स है वो होती हैं, डिपेंडेंट होती है मेरी कॉस्टिंग पे। और कॉस्टिंग मेरी कैसे डिपेंड होगी, वो इस हिसाब से होगी कि मैं बल्क क्वांटिटी में खरीदूं। अब बल्क क्वांटिटी में कैसे खरीद पाऊंगा, अगर मेरे पास बड़ा गोडाउन है, मैं एक बड़ा गोडाउन खरीद लेता हूँ या रेंट पे ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं बल्क क्वांटिटीज में खरीद रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट पे खरीद रहा हूँ। बिकेगा माल सेम रेट पे, क्योंकि कमोडिटाइज मार्केट है, सभी का प्रोडक्ट सेम रेट पे बिकना है। लेकिन मैं कॉस्टिंग इतनी कम ले लेता हूँ फैक्ट्री से, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में उठाता हूँ और मेरे पास रेडीली माल अवेलेबल रहता है। अभी जो मोटा माल खरीदने की और उसको स्टॉक करने की कैपेसिटी मेरे पास कैसे आई, क्योंकि मेरे पास कैपिटल लेवरेज है, मेरे पास पैसे लगाने की कैपेसिटी है। और इससे क्या है, जो छोटा ट्रेडर होगा जो कि 10, 20, 50 पीस खरीदता होगा, वो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा। दूसरी लेवरेज आती है लेबर लेवरेज की। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा चलती थी। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाता हूँ। अभी ये पेन क्या है, मैं डेली बैठ के बनाता हूँ तो 10 पीस बना पाता हूँ। अब 10 पीस पे अगर 1 रुपये कमा भी लेता हूँ तो दिन के 10 रुपये कमा सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, 10 बंदों को ले आऊँगा, मैं 10 के 10 को सिखा दूंगा कि यार इस तरह मेरा पेन बना के देना है आपको शाम को, और हर बंदा 10 पेन बना के देगा तो दिन के 100 पेन बनने लग जाएंगे। अब 100 पेन पे मैंने 1 रुपये कमा लिया तो मैं 100 रुपये सेम डे कमाने लगा हूँ सेम प्रोडक्ट पे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं 10 बंदे अपने साथ ले आया, 10 वर्किंग हैंड्स अपने नीचे ले आया, और मेरा खुद का टाइम फ्री हो गया। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता हूँ, उनको मैनेज करता हूँ, और वही मेरे को 100 रुपये कमा के देते हैं। ऑन दी अदर हैंड में सिर्फ 10 रुपया ही कमा रहा था जब खुद बैठ के काम कर रहा था। जैसा मैंने बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी, क्योंकि तब क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी और बल्क क्वांटिटी में माल बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हज़ारों लोग एक ही फैक्ट्री के नीचे काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सके, प्रोडक्ट मिनिमल कॉस्ट पे बन सके और पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। थर्ड है मीडिया का, जो कि परमिशनलेस लेवरेज है। भाई अगर मैं कैपिटल में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, तभी मैं कैपिटल लेवरेज को अपने साइड ला सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसा होगा तभी मैं बहुत सारी लेबर को ला सकता हूँ, अपने नीचे काम करा सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे करा सकता हूँ। लेकिन मीडिया में ऐसा है कि अगर आप एफर्ट डालने को तैयार हो तो इनिशियली आपके पास कम पैसा भी है तो भी आप अपने धंधे को मल्टीप्लायर इफेक्ट दिला सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यार मैंने एक टिकटॉक वीडियो बनाई, अपने प्रोडक्ट की बनाई, और इतनी ज़्यादा वायरल हो गई वो, मेरे पास वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। मेरा पैसा तो कुछ लगा ही नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। या हो सकता है कि मैंने एक वेबसाइट बना दी, अब वो वेबसाइट जैसे ही मैंने लाइव करी तो मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। पहले तो क्या है, मैं जो मेरा केक का बिजनेस था उसको सिर्फ लोकली या विद इन 50-60 किलोमीटर्स के रेडियस में ही दे पाता था, क्योंकि डिलीवरी वहीं तक कर पाता था, वहीं से मेरे ऑर्डर आ पाते थे। लेकिन अभी तो मैं पूरे इंडिया में उसको सप्लाई कर रहा हूँ। मैंने जोग्राफिकल बैरियर्स को ही हटा दिया। कैसे, सिर्फ एक वेबसाइट खड़ी करके। या हो सकता है मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना दी, मेरा प्रोडक्ट एक फर्नीचर प्रोडक्ट है और वो एक एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता है कि कैसे इंस्टॉल करें। अब हम हर बंदे के पास जाके तो नहीं बता सकते कि कैसे इंस्टॉल करें इसको, कैसे कैसे स्टेप वाइज है। तो हमने एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाल दी, और वही लिंक हम हर किसी को शेयर कर देते हैं। अब हम 10 चेयर बनाएं, 1000 टेबल बनाएं, या 10,000 कोई और फर्नीचर प्रोडक्ट बनाए, हमारी वो जो सिंगल वीडियो है जिसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाई गई है, वो वीडियो सभी प्रोडक्ट्स के लिए रेलेवेंट है और सभी कस्टमर के लिए रेलेवेंट है, अगले 10 साल तक रेलेवेंट है, जब तक हमारे प्रोडक्ट की वैरायटीज चेंज नहीं होती। हायर फास्ट, फायर फास्टर। जब मैंने बिजनेस या धंधा में घुसा था ना, तो मैंने सोचा था कि यार सभी के साथ दोस्त बन के रहूँगा, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं, सबके साथ एज अ फ्रेंड बन के रहूँगा, सभी की मदद करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि यार फ्रेंड होने में और एक फ्रेंडली बिहेवियर होने में, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ तो यार दोस्ती का तो डायनामिक्स ही अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि यार कल मेरे को ये काम चाहिए, या दोस्ती का मतलब ओवरऑल डायनामिक्स ही अलग होता है, वो बिजनेस में लाया ही नहीं जा सकता।
ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो जाए अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ। आपको समझना पड़ेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखो, दोस्त मत बन जाओ लेकिन एक फ्रेंडली बिहेवियर रखो। उसके बाद क्या है, अगर उनको कहीं भी ज़रूरत है तो एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ खड़े रहो। उसको बोलो कि यार तेरे साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, कोई तेरे को दिक्कत होगी मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, एक चैरिटी नहीं चला रहा हूँ। और बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप एक व्यापारी हो तो आपका धर्म ये है कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड्स को ऊपर रखो। आप इंश्योर करो कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो टॉप क्वालिटी हो, उसके बाद वो बिल्कुल टाइमली डिलीवरी हो रही हो, प्राइसिंग बिल्कुल मिनिमम हो। कस्टमर का बेनिफिट ही आपका सोचने का धर्म है। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका हर एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स दी कस्टमर, और उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि हमें कस्टमर को वो हर चीज़ डिलीवर करनी है जो हमारा कस्टमर मांग रहा है। जब आप हायरिंग करें तो सबसे पहले क्या है, किसी भी बंदे को रखने से पहले उसको अपनी एक्सपेक्टेशन बता दो कि यार ये हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, इस तरह हमारा काम करने का स्टाइल है। उसके बाद रखने के बाद उसके साथ थोड़ा सा उसकी हैंड होल्डिंग करो, उसको अपने कल्चर में एडजस्ट होने का टाइम दो, उसको थोड़ा सा टाइम भी दो और उसके साथ हैंड होल्डिंग भी करो, उसको थोड़ा सा बताओ। अगर आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर रहे हो तो उसको क्लियरली बता दो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा मेरे को क्या क्या चाहिए। अगर मेरे को जो आप वर्क डिलीवर करोगे उसमें कोई दिक्कत होगी तो उसका भी मैं आपको फीडबैक दूंगा। आप ये 2-3 बार करो और उसके बाद भी अगर लगता है कि आपका काम में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में वो मज़ा नहीं आ पा रहा है तो उसको इमीडिएटली फायर कर दो। इसमें बुरा मानने वाली बात कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस ही आपका धर्म है। ध्यान रखना, अगर एक अच्छा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन से गया तो वो नुकसान करेगा, 100% है, लेकिन अगर एक खराब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुक गया तो वो डबल नुकसान करके देगा। तो अच्छा है कि खराब एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी चला जाए। जब लोग बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, और ये मैं अपना फियर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहता था मैं कि यार किसी बंदे को कैसे मैं हटा सकता हूँ। बहुत बार तो ये लगता था कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय चला गया तो मेरा तो यार बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा मतलब ये तो जा ही नहीं सकता, बिजनेस बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से देता हूँ। हम अमेजोन का सेलिंग करते थे तो उसमें एक डिस्पैच वाला बंदा था जिसका काम था कि सारा डिस्पैच का देखना है। अब मेरे अंदर फियर रहता था, और हालांकि वो सिर्फ डिस्पैच देखता था, स्ट्रेटेजिक काम सारा मैं ही देखता था, लेकिन मेरे को फियर रहता था कि यार अगर ये चला गया तो दूसरे बंदे को भी सिखा नहीं पाऊंगा, कभी भी दूसरा बंदा नहीं आ पाएगा। और उस फियर की वजह से मैं बहुत टाइम उसका लो लेवल ऑफ वर्क, लो क्वालिटी ऑफ वर्क भी मैनेज करता रहा, उसको चलाता रहा। मैंने कहा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गया तो ये काम भी बंद हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, एक दिन ऐसा आया, एक दिन आके उसने खुद ही कह दिया कि जी मैं काम नहीं करना चाहता। अब आप देखो, मैंने उसको 6 महीने 8 महीने साल भर झेला भी, उसके बाद उसने खुद ही कह दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी आ गई कि नए बंदे की जरूरत ही थी। और आप मानेंगे नहीं, कोइंसिडेंटली जो नया बंदा मेरे पास आया वो उससे 10 टाइम्स बेटर था इन टर्म्स ऑफ वर्क। मैंने सोचा कि यार मेरे डर की वजह से मैं 1 साल उसको झेलता रहा। सिर्फ 1 साल पहले ही वो सही बंदा आ जाता और वो पुराना बंदा चला जाता तो हम बिजनेस में 1 साल में पता नहीं कितना ग्रोथ उठा लेते। तो उस फियर से हट जाओ। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन में, चाहे आप मार्क करके कहीं लिख लो, एवरीवन इज रिप्लेसेबल। ये होता है कि नए आदमी को आने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़रूरत पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, समझने के लिए चीज़ें, लेकिन एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल। शायद हो सकता है 100-200 रुपये आपसे ज़्यादा ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा चला गया और आप में दम है तभी भी बिजनेस बंद हो जाएगा। अपने धंधे में ना कुछ कैश मेंटेन करके रखो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि यार आपका एक सप्लायर है, मेरे साथ आई हुई है ऐसी सिचुएशन इसलिए बता रहा हूँ। आपका एक सप्लायर है, उसने क्या है कि मार्केट में बहुत अच्छे मार्जिन पे माल बेचा हुआ है, लेकिन क्रेडिट भी दिए हुए हैं क्योंकि अच्छे मार्जिन पे माल बेचा हुआ है, लंबे लंबे क्रेडिट चलाए हुए हैं। अब उसके साथ आ गई कैश फ्लो की प्रॉब्लम, उसके पास हाथ में पैसे ही नहीं है। वो कहता है कि यार 30-40% में मैं डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, अपना सारा मार्जिन छोड़ने को तैयार हूँ, आप मेरे से माल उठाओ लेकिन मैं लूंगा कैश पेमेंट। अब आपके पास कैश होगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि पता होता है कि यार रॉ मटेरियल बढ़ने वाला है, अगले महीने रॉ मटेरियल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉकअप कर लेता हूँ, जितना स्टॉकअप कर पाऊंगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जब बढ़ेगा तो मेरे पास पुराने रेट का माल पड़ा रहेगा। लेकिन ये अचीव कैसे कर पाओगे? अगर आपकी जेब में पैसा है, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत बार क्या होता है कि बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे होते हैं, रिसेशन आता है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस तो बंद की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है उनके पास प्लांट एंड मशीनरी इतनी सटीक है कि अगर मैंने अपना एक बंदा वहाँ पे छोड़ दिया और मैंने अपनी मार्केटिंग और सेल्स के स्किल्स उसके साथ ज्वाइन कर दिए तो मैं उस फैक्ट्री को चला दूंगा यार। और जिसकी वो फैक्ट्री है वो तो चाह रहा है कि यार कोई भी खरीद ले इसको, 100 रुपये का माल अगर 50 में भी बिक रहा है तो ठीक है यार, ले लो, डेली के लॉसेस में बियर कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो ये निकले, जितना भी पैसा मिले बढ़िया है, मैं एग्जिट मारूंगा, कुछ और देखूंगा। आपको 100 का माल 50 में मिल गया, लेकिन वो मिलेगा कैसे? अगर आपकी जेब में कैश है तभी मिलेगा। तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैश आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। और ये सिर्फ मैं और आपके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल या गूगल भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में रखती हैं।
और ये तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या तो एंटिसिपेटेड होती है कि भाई आपने कोई बेट चली और वो बेट क्या है कि रिवर्स पड़ गई, नहीं सही पड़ी। और कभी कभी क्या है, जैसे सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोविड की आ गई थी, किसी को एंटिसिपेशन था ही नहीं, एकदम प्रॉब्लम आ गई। तो आपके पास इतने खर्चे होने चाहिए, आइडियली कहा जाता है कि 6 महीने का खर्चे का कैश आपके पास मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप रातों रात बिजनेस से बाहर हो जाए। 6 महीने का कैश होना चाहिए, जिससे कि 6 महीने में आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको और बिजनेस में बने रहो। जितने भी धंधे होते हैं दुनिया में, जितने भी धंधे एग्जिस्ट करते हैं, वो सब बाय लो सेल हाई बिजनेसेस ही होते हैं। अब सिंपल बंदा कोई ट्रेडिंग कर रहा है, भाई माल खरीदा माल बेच दिया, वो तो दिखता ही है कि यार जितना कम में खरीदेगा और जितना महंगे में बेच देगा उतना अच्छा उसका मार्जिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बारीकी से देखो ना, कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है। अब इसमें क्या है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी कॉस्टिंग्स होंगी, हो सकता है एक स्क्रिप्ट राइटर हो, वैसे मैं अभी एक वन मैन शो हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरा कंटेंट क्रिएशन चलेगा, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो उसका एक स्क्रिप्ट राइटर होगा, मे बी एक वीडियो एडिटर होगा, उसके बाद हो सकता है कोई सबटाइटल्स लिख के देता हो सकता है कोई कोऑर्डिनेशन देखता हो सकता है कि कोई बिजनेस डेवलपमेंट देखता हो सकता है एक बंदा एनालिटिक्स देखता हो। तो इस तरह के तो सारे सैलरीज और वेजेस हो गए। हो सकता है उसने कोई सॉफ्टवेयर ले रखा हो, उसकी इक्विपमेंट हो, लाइट्स वगैरह हो, माइक हो, ट्राइपॉड्स हो, उसके बाद उसको बिजली का बिल देना पड़ता हो, स्टूडियो का रेंट देना पड़ता हो, इस तरह उसके बहुत सारे खर्चे हो गए। और उसके बाद उसके कुछ रेवेन्यू सोर्सेज होंगे, जिसमें कि हो सकता है गूगल एडसेंस से पैसा आता हो, उसके पास पैसा आता हो एफिलिएट मार्केटिंग से, आता हो कोर्सेज सेल करने से, या और कोई उसका अर्निंग सोर्स हो। तो जितनी भी उसकी रेवेन्यू है, टेक्निकली अगर उसको क्लब करें, उसके सभी खर्चे निकल जाने चाहिए और जितना बैलेंस उसका बचेगा वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसका ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि मेरे खर्चे मिनिमाइज हो जाएं और मेरी जो रेवेन्यूज हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। तो ऑल बिजनेसेस आर बाय लो सेल हाई बिजनेसेस। अब इसको इंप्लीमेंट करने का सबसे बेसिक तरीका जो सिंपल है वो यही है कि आपको नंबर्स का ज्ञान पूरा होना चाहिए, अपने व्यापार के नंबर्स का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे धंधे में लोग देखे हैं, मिड लेवल पे तो बहुत सारे धंधे देखे हैं, जो लाला लोग होते हैं, साहूकार की तरह बैठे रहते हैं, भाई माल आ रहा है जा रहा है, अपने खर्चे निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है, कैसे उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, इतना सोचना नहीं, बस 2 पैसे बच रहे हैं, अपने खर्चे निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया भी। ऐसा नहीं है। एक फेमस बिजनेसमैन ने कहा है कि वन शुड नो हिज नंबर्स। अगर उस बंदे को अपने नंबर्स तक नहीं पता है तो वो अपने बिजनेस को पहचानता तक नहीं है। एक बार आपने अपने नंबर्स को पहचान लिया, फॉर एग्जांपल मेरा कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना मेरा नेट प्रॉफिट है, कितने मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, क्या मैं अगर इस क्वांटिटी को डबल क्वांटिटी बना दूंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर पीस कम हो जाएगी। अच्छा, मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स कितनी है जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, कितना मेरा कॉग्स लगता है, यानी उसको माल बनाने का कितना पैसा लगता है, उसके बाद कितना मेरे सैलरीज में जाता है, कितना मार्केटिंग में जाता है, कितना लॉजिस्टिक्स में जाता है, उसके बाद कितना मेरी जेब में बचता है, कितना मैं मार्केटिंग में स्पेंड बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ। ये सारे बेसिक नंबर्स क्लियर होने चाहिए। और एक बार आपको नंबर्स की क्लैरिटी मिल गई, फिर आपका सिंपल ऑब्जेक्टिव है यार, किसी भी तरह कॉस्टिंग को करो डाउन, रेवेन्यू को बढ़ाओ और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ता जाए। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कर चुका है और स्टार्टिंग फेज में है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। उसकी थोड़ी भी हेल्प हो गई तो हमारा जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।